आज हम करते हैं यूनिट सेकंड जेनेटिक्स, जिसमें हम चैप्टर सेकंड का टॉपिक करेंगे साइलेंट फीचर ऑफ डीएनए। ये जो डीएनए है, डीएनए का सबसे जो वेल एक्सेप्टेड मॉडल दिया था वो दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। वॉटसन एंड क्रिक के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि हमारी सेल के अंदर जो सबसे बड़ा बायोमोलिक्यूल्स है वो डीएनए है, यानी ये हमारी सेल के अंदर सबसे लार्जेस्ट बायोमोलिक्यूल होता है। इसके ऊपर जो डीएनए के ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज होता है। अब डीएनए के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो किसकी वजह से है? नेगेटिव चार्ज है वो किसकी वजह से है? क्योंकि इसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। इसके अलावा इसकी जो मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन है वो 3D है, यानी इसका 3D मॉडल बनाकर हम इसको अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। इसके अंदर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। जैसे हम डीएनए का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है इसके अंदर। एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये हो गई, एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये हो गई, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। और ये दोनों के दोनों जो है वो क्या होती है? एंटी पैरेलल होती है। दोनों ही पेप्टाइड चेन क्या है? एंटी पैरेलल है, यानी एक दूसरे के क्या है? अपोजिट होती है। और एंटी पैरेलल है तो एक जैसे जाएगी 5' से 3' डायरेक्शन में जाती है, तो दूसरी जो है वो वेरी करती है 3' से 5' में। अगर मैं ये कहूँ ये 3' से 5' में जा रही है तो ये क्या करेगी? यहाँ से 5' से कहाँ जाएगी? 3' के अंदर मूव करेगी। इसकी जो बैकबोन है, यानी जो ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, इनकी जो बैकबोन है उसमें शुगर और फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो नाइट्रोजन बेस है वो कहाँ होते हैं? अंदर की साइड। जैसे मैं एक बना के दिखाती हूँ आपको स्ट्रक्चर। यहाँ पर इसकी शुगर हो गई, यहाँ पर जैसे शुगर है, यहाँ पर इसके फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट हो गया। इसी तरह से इसमें शुगर हो गई, देन इसमें आ गया फॉस्फेट ग्रुप। और इसके अंदर है, यानी जो दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन है इनके अंदर क्या होगा? जैसे यहाँ पर प्यूरिन या पाइरिमिडिन जो है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर ये दोनों के दोनों क्या है? नाइट्रोजन बेस है। नाइट्रोजन बेस पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर की साइड होंगे, जबकि जो शुगर और फॉस्फेट है वो पॉलीपेप्टाइड चेन के बाहर की साइड प्रेजेंट होंगे। इसलिए का जो नाइट्रोजन बेस है वो एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं। कंप्लीमेंट्री में क्या है? हमें पता है कि जो नाइट्रोजन बेस है वो 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है प्यूरिन, सेकंड है पाइरिमिडिन। फर्स्ट है प्यूरिन, सेकंड है पाइरिमिडिन। अब प्यूरिन और पाइरिमिडिन, प्यूरिन हो गए एडेनिन एंड ग्वानिन, और पाइरिमिडिन हो गए इसके अंदर साइटोसिन एंड थायमिन। और ये जो प्यूरिन और पाइरिमिडिन है वो एक दूसरे से क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं, इसलिए इनके लिए एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री प्रेजेंट होते हैं। इसलिए का जो लार्ज साइज का प्यूरिन है वो हमेशा किसके साथ बाइंड करेगा? स्मॉल साइज के पाइरिमिडिन के साथ बाइंड करेगा। जैसे कि जो एडेनिन है वो हमेशा किसके साथ बाइंड करेगा? साइटोसिन के साथ बाइंड करेगा। जो लार्ज साइज का प्यूरिन हो गया, यानी जो एडेनिन है वो किसके साथ बाइंड कर रहा है? स्मॉल साइज के पाइरिमिडिन के साथ बाइंड कर रहा है। जैसे ए जो एडेनिन है वो किसके साथ बाइंड करेगा? थायमिन के साथ बाइंड करेगा। और जो ग्वानिन है वो किसके साथ बाइंड करेगा? साइटोसिन के साथ बाइंड करेगा। तो लार्ज साइज का प्यूरिन है वो किसके साथ बाइंड कर दिया? स्मॉल साइज के पाइरिमिडिन के साथ बाइंड किया। अब ये जो बाइंडिंग है वो स्मॉल साइज के पाइरिमिडिन के साथ ही बाइंड क्यों करता है? ये इसलिए बाइंड करता है ताकि जो बोथ स्ट्रैंड है डीएनए के या जो हेलिक्स है उसके जो दोनों स्ट्रैंड हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या रहे? यूनिफॉर्म रहे। डिस्टेंस को यूनिफॉर्म रखने के लिए लार्ज साइज का प्यूरिन जो है वो स्मॉल साइज के पाइरिमिडिन के साथ बाइंड करता है। इसके बाद ये हेलिकल कॉइल्ड होते हैं, हेलिकली कॉइल्ड है इस तरह से, और इनके अंदर माइनर और मेजर ग्रुप प्रोड्यूस्ड होते हैं। जैसे ये हो गया माइनर ग्रुप, इसके बाद जैसे कुछ ज्यादा ही, जैसे ये हो गया माइनर ग्रुप और ये हो गया मेजर ग्रुप, इस तरह से प्रोड्यूस्ड हो जाते हैं। इसमें का जो पिच ऑफ हेलिक्स है वो 3.4
स्टोन की होती है। हर एक टर्म के ऊपर 10 बेस पेयर होते हैं। जैसे पिच ऑफ हेलिक्स की बात करें तो ये है इसकी पिच, ये 34 एंगस्ट्रॉम की होती है, 3.4 नैनोमीटर की होती है और हर एक टर्म के ऊपर, इस 3 टर्म के ऊपर 10 बेस पेयर है। जैसे फर्स्ट है यहाँ पर, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 और 10। यानी हर एक बेस पेयर के ऊपर 10 बेस पेयर प्रेजेंट, हर एक टर्म के ऊपर 10 बेस पेयर होंगे। इसी तरह से इस साइड जैसे यहाँ पर एडेनिन हो गया, यहाँ पर थाइमिन हो गया, यहाँ पर ग्वानिन हो गया, यहाँ पर साइटोसिन हो गया, यहाँ पर थाइमिन हो गया, यहाँ पर एडेनिन। इस तरह से बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं और वो एक दूसरे से क्या होंगे, ज्वाइंट होंगे। अब जो इसने कहा बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। यानी ये पहला बेस पेयर है, ये दूसरा बेस पेयर है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, 0.34 नैनोमीटर या फिर हम इसको कहते हैं 3.4 एंगस्ट्रॉम। इन दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस हो गई है। इसने क्या कहा कि जो प्लेन ऑफ एडजेसेंट है, बेस पेयर के जो प्लेन है वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, स्टैक्ड होते हैं। अब यहाँ पर स्टैक्ड का मतलब क्या है कि अगर मैं इस तरह से इसकी चेन को स्ट्रेट बनाती हूँ कि यहाँ पर हमारा एडेनिन हो गया, यहाँ पर हमारा थाइमिन हो गया, यहाँ पर हो गया थाइमिन, यहाँ पर हो गया एडेनिन। तो इसने कहा ये बेस पेयर जो है ये एक दूसरे के ऊपर क्या है, जैसे स्टैकिंग होती है, जैसे एक लेयर बनती है, इस तरह से इनकी लेयर बन रही है। बेस पेयर की एक लेयर बनती है तो उसको हम क्या करेंगे, जो प्लेन है जैसे बेस पेयर के वो स्टैक्ड होते हैं। अब इसने कहा जो स्टैकिंग है उसका काम क्या है, क्यों होते हैं स्टैकिंग? ये स्टैकिंग क्या करते हैं, जो स्ट्रक्चर है डीएनए की उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी डीएनए की जो स्ट्रक्चर है उसको क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद इसने कहा जो भी बेस पेयर हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा। जितने भी बेस पेयर हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा बॉन्ड। जैसे कि जो एडेनिन है वो किसके साथ कंबाइन करेगा, थाइमिन के साथ कंबाइन करेगा और उसके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। उसी तरह से जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ बाइंड करेगा और उसके साथ उसके अंदर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या प्रोवाइड करते हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो भी क्या करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। इसलिए डीएनए की स्ट्रक्चर क्या होती है, हाईली स्टेबल होती है, स्टैकिंग है और जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो दोनों ही इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसने कहा जो डीएनए होता है वो एसिडिक होता है। अब हमें पता है लार्जेस्ट बायोमोलिक्यूल है, अगर हम इसको स्ट्रेच करें तो बहुत ज्यादा एरिया कवर कर लेगा, लेकिन अगर इसको कॉम्पैक्ट करने के लिए कॉम्पैक्ट करना हो तो कॉम्पैक्ट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, बेसिक प्रोटीन की। अब हमें क्या पता है कि डीएनए जो है वो एसिड है, उसको कॉम्पैक्ट मतलब छोटे से छोटा साइज करने के लिए हमें उसको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, बेसिक प्रोटीन की। इन बेसिक प्रोटीन को हम हिस्टोन प्रोटीन भी कहते हैं। ये हिस्टोन प्रोटीन होते हैं और इन प्रोटीन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे डीएनए के स्ट्रक्चर के वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के अकॉर्डिंग। पोज कर दो। साइलेंट फीचर ऑफ डीएनए के बाद आज हम बात करते हैं डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। अब हम करते हैं डीनेचुरेशन की बात। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डीनेचुरेशन होती क्या है। डीनेचुरेशन में क्या है, जब भी हम डीएनए को हाई टेम्परेचर पर अप्लाई करेंगे या हाई पीएच, इनमें से किसी भी कंडीशन में जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हाई टेम्परेचर या हाई पीएच में अप्लाई करते हैं तो जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या है, सेपरेट हो जाते हैं। हाई टेम्परेचर हम कह सकते हैं नियर अबाउट 95 डिग्री सेल्सियस पर जब डीएनए को हम
हीट करेंगे तो इसके डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। जैसे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसको मैंने हाई टेम्परेचर पर हीट कर दिया 95 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसके दोनों के दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। इसलिए हम डीनेचुरेशन को मेल्टिंग ही बोलते हैं, मेल्टिंग ऑफ डीएनए भी इसको हम बोल सकते हैं। अब जैसे कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होंगे तो ये जो सेपरेशन है इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो जाएगा। सेपरेशन की वजह से क्या हो गया, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। और ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है ये ज्यादा से ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ज्यादा से ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करने की वजह से इस इफेक्ट को हम बोलते हैं हाइपर क्रोमैटिक इफेक्ट। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसको उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, हाइपर क्रोमैटिक इफेक्ट बोलते हैं। जो हाइपर क्रोमैटिक इफेक्ट है इसका यूज क्या है, कहाँ हम इसको यूज करते हैं, तो इसका यूज करते हैं हम डिटेक्ट करने के लिए। किस चीज का डिटेक्ट करेंगे हम, कि जो डीएनए हमने लिया है ये सिंगल स्ट्रैंडेड है या फिर वो क्या है, डबल स्ट्रैंडेड है। यानी जो डीएनए हमारे पास है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है या डबल स्ट्रैंडेड है। अगर वो सिंगल स्ट्रैंडेड है तो ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, डबल स्ट्रैंडेड है तो वो कम लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। सिंगल स्ट्रैंडेड जो है वो हाइपर क्रोमैटिक इफेक्ट को शो करता है। तो इसको हम मेल्टिंग ऑफ डीएनए भी कहते हैं, हाइपर क्रोमैटिक इफेक्ट भी शो करेगा। अब इसने क्या कहा, डीएनए के जहां पर एडेनिन और थाइमिन के बेस पेयर प्रेजेंट होंगे, जहां पर एडेनिन और थाइमिन के बेस पेयर प्रेजेंट होंगे उस एरिया को हम लो मेल्टिंग पॉइंट एरिया बोल देंगे। मान लो कि डीएनए का ये है, यहां पर इतने एरिया के अंदर ए और टी बेस पेयर प्रेजेंट है, तो उस एरिया को हम क्या बोल देंगे, लो मेल्टिंग पॉइंट एरिया बोल देंगे। लो मेल्टिंग पॉइंट एरिया क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये जो एरिया है या जो ए और टी बेस पेयर है ये इजीली डिग्रेड हो जाते हैं। यानी जो ए और टी है ये इजीली क्या हो जाएंगे, डिग्रेड हो जाएंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि इजीली जो है ये ब्रेक हो जाते हैं। यानी इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको इजीली ब्रेक किया जा सकता है, और उस एरिया को हम क्या बोल देंगे, लो मेल्टिंग पॉइंट एरिया बोल देंगे। अब इसने क्या कहा, जैसे ही डीनेचुरेशन होती है, जैसे ही डीएनए की डीनेचुरेशन हो गई, डीनेचुरेशन होने पर जो विस्कोसिटी है, जो विस्कोसिटी है डीएनए की वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। यानी उसकी थिकनेस क्या हो गई, कम हो गई। डबल स्ट्रैंडेड था वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया है तो उसकी विस्कोसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई है। इसके बाद इसने कहा कि जहां पर ग्वानिन और साइटोसिन के बेस पेयर प्रेजेंट होंगे उस एरिया को हम हाई मेल्टिंग पॉइंट एरिया बोल देंगे। उस एरिया को हम हाई मेल्टिंग पॉइंट एरिया बोल देंगे। और हाई मेल्टिंग पॉइंट एरिया है तो इसका मतलब ये जो एरिया होगा ये हाईली स्टेबल होगा एंड डेंस होगा। अब बात करते हैं हम रीनेचुरेशन की। रीनेचुरेशन में क्या है, अब हमारा जो डीनेचर्ड डीएनए है, यानी जो डीएनए जिस डबल स्ट्रैंडेड से सिंगल स्ट्रैंडेड में चेंज हो गया है, जो डीनेचर्ड डीएनए है उसको हम अगर अप्लाई कर दें, कहां पर अप्लाई कर दें, अब इसको हम न्यूट्रल पीएच पे, लो टेम्परेचर पर, न्यूट्रल पीएच हो गया, लो टेम्परेचर हो गया, या एक्वस सॉल्यूशन पर उसको अप्लाई करेंगे तो दोबारा से ये क्या हो जाता है, डबल जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, डीनेचर्ड डीएनए है, वो
दोबारा से किसमें चेंज हो जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर चेंज हो जाएगा। जो हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए था वो किसमें बदल गया, वो किसमें चेंज हो गया, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर चेंज हो गया। अब इसने कहा इसके लिए हमें कौन से टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, कितना टेम्परेचर हमें, देखो मैंने बताया कि डीनेचुरेशन के लिए 95 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, तो रीनेचुरेशन के लिए हमें कितना टेम्परेचर चाहिए, तो रीनेचुरेशन के लिए हमें जो टेम्परेचर चाहिए वो होगा 65 से 70 डिग्री सेल्सियस का। यानी जो हमारा जिस टेम्परेचर पर डीएनए जो है वो डीनेचर हो गया, यानी मेल्ट कर गया, डीएनए हमारा क्या कर गया, मेल्ट कर गया। मान लो 95 डिग्री टेम्परेचर पर डीएनए मेल्ट कर गया, तो उससे 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर वो क्या हो जाएगा, रीनेचर कर जाएगा। यानी अगर वो 95 पर हुआ है तो वो कहाँ हो जाएगा, 75, 70 से 75 या 60 मान लो हुआ है तो 65 से 70 डिग्री तक रीनेचर कर जाएगा। और जो रीनेचुरेशन है इसको हम कहते हैं एनिलिंग। और ये दोनों की दोनों जो प्रोसेस है वो यूज की जाती है, जो एनिलिंग है या डीनेचुरेशन रीनेचुरेशन है, इनका हम यूज करते हैं पीसीआर के अंदर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर इसका यूज किया जाता है। अभी हमने पढ़ा कि डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो डीएनए और आरएनए के लिए बेटर जेनेटिक मटेरियल कौन सा है और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होते हैं, सेंट्रल डोग्मा ऑफ इंफॉर्मेशन क्या। अब हम करते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होते हैं, इसमें जो नाइट्रोजन बेस होती हैं वो सेम सीक्वेंस की होती है। नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस जो है वो सेम रहेगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। एग्जाम्पल है जैसे कि मैंने डीएनए के 2 स्ट्रैंड ले लिए, ये डीएनए है, एक स्ट्रैंड मैंने ले लिया 3' से 5' का, एक ले लिया 5' से 3'। इसने कहा कि जो दोनों स्ट्रैंड है इनके अंदर नाइट्रोजन के सीक्वेंस तो क्या रहेंगे, बेस का सीक्वेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन दोनों क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। यानी एक इस साइड मूव करेगा तो दूसरा क्या है, इस साइड मूव करेगा। जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पर G ले लिया, यहाँ पर A, यहाँ पर A, यहाँ पर T, यहाँ पर T, यहाँ पर C, यहाँ पर मैंने ले लिया C, यहाँ पर T, यहाँ पर T, यहाँ पर A, यहाँ पर A, यहाँ पर G। अब ये आपस में ज्वाइन हो गए हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। अब देखो इस सीक्वेंस को मैं जब 5 से 3 में रीड करती हूँ तो क्या है, G A A T T C, इस डायरेक्शन में हो गया। अब इसी को मैं अपोजिट में पढ़ूं तो क्या बनना है, यहां से बनना है G A A T T C। यानी जो सीक्वेंस है वो कहीं ना कहीं क्या है, बिल्कुल सेम है, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या हो गई है, चेंज हो गई है। अब इन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस का यूज क्या है, क्यों हम इनका यूज किया जाता है, तो इसमें जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं इसके अंदर जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं ये डीएनए को कहां पर कट करते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस के ऊपर ही कट करेंगे। जहां पर भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस प्रेजेंट होंगे डीएनए के, वहीं पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो कट करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, इसके अंदर सेंट्रल डोग्मा ऑफ इंफॉर्मेशन। सेंट्रल
इंफॉर्मेशन में क्या बताया गया है कि इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है, यानी कोई भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, किसी भी चीज की सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन है, वो हमेशा क्या होगी, फ्लो करेगी। कहां से कहां फ्लो करेगी अब ये इंफॉर्मेशन, ये जो वर्किंग हमारी जो ओरिजिनल कॉपी है डीएनए की, ये ओरिजिनल कॉपी ऑफ डीएनए से पास करेगी वर्किंग कॉपी ऑफ आरएनए से, डीएनए की जो ओरिजिनल कॉपी है वो इंफॉर्मेशन को कहां पास कर देगी, वर्किंग कॉपी ऑफ आरएनए से। वर्किंग कॉपी ऑफ आरएनए से ये पास कर जाएगी जो हमें पॉलीपेप्टाइड बनाने हैं उनके पास। यानी जो ओरिजिनल कॉपी है वो कहां पास कर रही है, आरएनए के पास। आरएनए से वो कहां पर जा रही है, पॉलीपेप्टाइड के पास इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। तो यानी ये जो फ्लो है, ये फ्लो क्या है, ये फ्लो है यूनिडायरेक्शनल, यानी एक ही डायरेक्शन में जो इंफॉर्मेशन है वो क्या हो रही है, फ्लो कर रही है। और इसको बताया था क्रिक ने 1958 के अंदर, क्रिक ने सेंट्रल डोग्मा ऑफ इंफॉर्मेशन की इस चीज को बताया था। अब इसको मैं दूसरे वे में कैसे लिख सकती हूँ, हमें पता है कि जो डीएनए है, कि जो डीएनए है वो अपने आप को कॉपी कर सकता है, कॉपी करके वो क्या बना सकता है, डीएनए की एक और कॉपी बना सकता है। ठीक है, डीएनए ने कॉपी किया, उसकी एक नई कॉपी बन गई। तो इसने कहा कि अगर मैं जो ओरिजिनल डीएनए है, जो ओरिजिनल डीएनए है उसने क्या किया, कॉपी करके क्या बना दिया, डीएनए की एक कॉपी बना दी। अब इस डीएनए की कॉपी ने क्या किया, आरएनए बना दिया। इस आरएनए ने क्या बना दिया, पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन कर दी। ओरिजिनल डीएनए था, उसने अपनी एक कॉपी बना ली, उस कॉपी से आरएनए की बन गई फॉर्मेशन होगी, आरएनए से क्या बन गई, पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन होगी। अब हमें क्या पता, जो डीएनए से डीएनए की कॉपी बनती है इसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं। जब डीएनए अपने आप को कॉपी करता है तो उसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं। ये भी बोल सकते हैं डीएनए क्या कर रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है। अब डीएनए की कॉपी से क्या बन गया, आरएनए बन गया, यानी डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए है, आरएनए से पॉलीपेप्टाइड बन गया, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो इस तरह से ये है सेंट्रल डोग्मा ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से पॉलीपेप्टाइड बनेगी, डीएनए से आरएनए की प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, आरएनए से पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं बेटर जेनेटिक मटेरियल कि जो डीएनए है वो भी एक जेनेटिक मटेरियल है, जो आरएनए है वो भी एक जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन इनमें से बेटर कौन सा है और बेस्ट भी कौन सा है। तो अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए का हमें पता है किसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, ऑलमोस्ट सभी वायरसेस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, आरएनए। अब हमें पता है आरएनए के अंदर जो शुगर है वो राइबोज शुगर प्रेजेंट है। और अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके इस कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, यहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर एक कार्बन होगा, इसके इस तरह से OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। और OH ग्रुप का हमें क्या पता है, ये ग्रुप जो है वो रिएक्टिव होता है। OH ग्रुप क्या है, रिएक्टिव है। इस रिएक्टिव OH ग्रुप की प्रेजेंस होने की वजह से, इसकी प्रेजेंस होने की वजह से जो आरएनए है वो क्या हो जाएगा, हाईली रिएक्टिव हो जाएगा, डिग्रेडेड है और अनस्टेबल हो जाएगा। इसके बाद जो आरएनए है, आरएनए है वो एक्ट एज एंजाइम, यानी वो एक्ट भी कर सकता है किसकी तरह, एंजाइम की तरह एक्ट कर सकता है। जैसे एग्जांपल मैं देती हूँ राइबोज है,
अब ये अनस्टेबल क्यों है थायमिन से, ये मैं लास्ट में बताऊंगी। इसके बाद जो आरएनए है इसके अंदर म्यूटेशन बहुत ज्यादा फास्ट होती है। म्यूटेशन क्या है इसके अंदर, फास्टर है, ज्यादा फास्ट होने की वजह से ये अपने क्या है प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज भी करता रहता है, और इसके अंदर को खुद का रिपेयरिंग सिस्टम नहीं है। खुद का कोई भी रिपेयरिंग सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं डीएनए की। तो डीएनए की अगर हम बात करें तो ये ऑलमोस्ट सभी के अंदर डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। इसके अंदर OH ग्रुप जो है वो अब्सेंट होता है। अब OH ग्रुप अब्सेंट है तो ये क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिव हो जाएगा, स्ट्रक्चरली स्टेबल हो जाएगा। इसके बाद इसके अंदर जो डीएनए है स्ट्रक्चरली स्टेबल हो जाएगा। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, थायमिन प्रेजेंट होता है, और ये थायमिन जो है वो इसके स्ट्रक्चर को क्या प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। थायमिन डीएनए को क्या प्रोवाइड करेगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। इसके बाद जो इसके अंदर म्यूटेशन है वो स्लो होगी, यानी डीएनए जो है वो म्यूटेट तो करेगा लेकिन स्लोली म्यूटेट करेगा, और इसके पास खुद का रिपेयरिंग सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। अगर डीएनए में कोई प्रॉब्लम है तो वो खुद ही उसको क्या कर लेता है, रिपेयर कर लेता है। इसके अंदर खुद का रिपेयरिंग सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब मैंने बताया था यहाँ पर कि यूरेसिल जो है वो अनस्टेबल होता है एज कंपेयर टू थायमिन। अब जो यूरेसिल है उसके अंदर CH3 ग्रुप यानी जो मिथाइल ग्रुप है वो अब्सेंट होता है, और ये जो मिथाइल ग्रुप है ये हाईली स्टेबल है। मिथाइल ग्रुप क्या है, हाईली स्टेबल है, जबकि जो थायमिन है इसके अंदर CH3 ग्रुप यानी जो मिथाइल ग्रुप है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और सिर्फ यही CH3 ग्रुप होने की वजह से थायमिन जो है वो यूरेसिल से ज्यादा स्टेबल है। और हम ये भी कह सकते हैं जो यूरेसिल है वो अनमिथाइलेटेड फॉर्म है किसकी, थायमिन। ये रीजन है जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि आरएनए के कंपैरिजन में डीएनए क्या है, स्टेबल है, लेस रिएक्टिव है, स्ट्रक्चरली भी स्टेबल है, म्यूटेशन भी कम है इसकी, थायमिन भी इसके अंदर प्रेजेंट है, तो बेटर जेनेटिक मटेरियल हमारा कौन सा आ जाएगा, डीएनए हो जाएगा। तो अभी आज हमने टॉपिक किए हैं साइलेंट फीचर ऑफ डीएनए, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, सेंट्रल डॉग्मा ऑफ इंफॉर्मेशन एंड बेटर जेनेटिक मटेरियल।